गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र में अध्याय 7 उत्पादन की अवधारणा के अंतर्गत उत्पादन के प्रकार एवं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करेंगे। उत्पादन के प्रकार अथवा अवधारणाएं। उत्पादन यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब होता है औसत उत्पादन को श्रम संख्या या श्रमिकों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया गया उत्पादन। औसत उत्पादन की यदि बात की जाए तो कुल उत्पादन में श्रम संख्या का भाग देने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहा जाता है। और सीमांत उत्पादन की यदि हम बात करें तो कुल उत्पादन में परिवर्तन को श्रम संख्या में परिवर्तन से विभाजित करके जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। इनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार किया जाएगा। कुल उत्पादन किसी एक समयावधि में उत्पादन के सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अर्थात इसे हम सीमांत उत्पादन का योग भी कह सकते हैं। अर्थात एक समयावधि में या एक निश्चित समय में या एक ड्यूरेशन के अंतर्गत एक उत्पादक अपने पास उपलब्ध उत्पादन के संसाधनों का पूरा उपयोग करके पूरा प्रयोग करके जितना भी उत्पादन करता है वो समस्त उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। फिर दूसरी हम बात करें औसत उत्पादन। यदि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दिया जाए तो उससे जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन कहा जाता है। औसत उत्पादन का सूत्र भी यहाँ दिया गया है, AP बराबर TP/L। यहाँ पर TP का मतलब होता है कुल उत्पादन और L का मतलब होता है श्रमिक जो परिवर्तनशील संसाधन है। यानी कि श्रमिकों को परिवर्तनशील संसाधन माना गया है क्योंकि श्रमिकों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, उन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो परिवर्तन सिर्फ परिवर्तनशील संसाधनों में होता है, इसलिए हमने कुल उत्पादन में लेबर अथवा श्रमिकों की संख्या का भाग दिया है। तीसरी बात आती है सीमांत उत्पादन। उत्पादन की एक परिवर्तनशील इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कि उत्पादन की जो एक इकाई है, जैसे मान लीजिए कोई संसाधन है, जैसे लेबर है, लेबर की संख्या में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो फिक्स है कि कुल उत्पादन भी परिवर्तित होगा या प्रभावित होगा। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है, जिसका सूत्र है ΔTP/ΔL। यानी कि कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा परिवर्तनशील संसाधनों में परिवर्तन, अर्थात श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन को निम्न रेखा चित्रों द्वारा भी समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुल उत्पादन के रेखा चित्र की। कुल उत्पादन के रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील इकाई बढ़ती है वैसे वैसे कुल उत्पादन बढ़ता है, जो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है। उसके बाद परिवर्तनशील इकाई यदि बढ़ाई जाए तो कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार औसत उत्पादन भी कुल उत्पादन के साथ साथ पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे जो है वो अधिकतम हो जाता है और उसके बाद वह भी गिरना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती है वैसे। फिर हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन भी औसत उत्पादन और कुल उत्पादन की तरह पहले बढ़ेगा, उसके बाद गिरना शुरू होगा, फिर शून्य होगा और अंत में यदि हम और अधिक उत्पादन के लिए इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात वह शून्य से भी नीचे चला जाता है। और जब
उत्पादन शून्य से नीचे के स्तर में चला जाता है, इसका मतलब वह ऋणात्मक होने लग जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर शून्य होता है और अंत में जाके ऋणात्मक हो सकता है। औसत उत्पादन भी पहले बढ़ेगा, बाद में गिरना शुरू हो जाएगा, और कुल उत्पादन भी पहले बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह तीनों प्रकार के उत्पादन एक निश्चित सीमा के बाद पुनः गिरना या कम होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। यह नियम उत्पत्ति ह्रास नियम के क्षेत्रों पर भी लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। इस नियम को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम में ये कहा गया है कि जैसे जैसे एक उत्पादक परिवर्तनशील संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनमें परिवर्तन संभव हो, जैसे लेबर हो गई, तो लेबर एक परिवर्तनशील संसाधन है, उन परिवर्तनशील संसाधनों की इकाइयाँ यदि बढ़ाता जाता है तो एक सीमा के पश्चात कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है या कुल उत्पादन घटने लग जाता है। यानी कि उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ाने पर पहले तो कुल उत्पादन बढ़ेगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है, और इसी नियम को हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, जिसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था, जिसे हम प्रथम अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था, जिसे हम दूसरी अवस्था कहते हैं, सेकंड स्टेज कहते हैं। और तीसरी अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, जिसे हम तृतीय अवस्था या तीसरी अवस्था भी कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं का विस्तृत विवरण हम आगे निम्नानुसार करेंगे। बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था, इसे प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। प्रारंभ में कुछ साधनों को स्थिर व श्रम को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, जिसे आगे के चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जब श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, और सीमांत उत्पादन में वृद्धि अधिक होने के कारण सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार कुल उत्पादन वक्र का ढाल बहुत अधिक है, जो एल बिंदु तक गिरने लगता है, जिसके बाद द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यानी बढ़ते औसत उत्पादन की अवस्था की बात करें तो यदि हम कुछ संसाधनों को स्थिर रखते हैं और परिवर्तनशील संसाधनों को जैसे तैसे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ सीमा तक उत्पादन बढ़ता है और वह बढ़ती दर से बढ़ता है, अर्थात कुल उत्पादन बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन सीमांत उत्पादन वक्र जो है वो औसत उत्पादन वक्र से ऊपर की ओर स्थित होता है, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी जो स्थिति है वो है घटते प्रतिफल की या द्वितीय अवस्था। उत्पादन की द्वितीय अवस्था की अगर हम बात करें तो यह द्वितीय अवस्था क्षैतिज अक्ष पर एल बिंदु से एन बिंदु तक होती है, जैसा कि रेखा चित्र में आगे दिखाया जाएगा। इस अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता तो है मगर घटती हुई दर से, यानी कि पहले की तुलना में कम दर से बढ़ेगा। जब द्वितीय अवस्था एल बिंदु से प्रारंभ होती है तो सीमांत वक्र ऊपर से औसत वक्र को काटते हुए बराबर होता है। इस बिंदु पर औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन वक्र जो है वो औसत उत्पादन वक्र को ऊपर से प्रतिच्छेद करते हुए नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अतः यहाँ पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अतः यह स्थिति औसत उत्पादन के अधिकतम होने की स्थिति
कहलाती है और इसे हम कहते हैं घटते प्रतिफल की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था पर आते ही उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ना शुरू होता है, अर्थात उत्पादन घटता हुआ दिखाई देता है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था जो तृतीय अवस्था होती है। एक सीमा के बाद स्थिर साधनों तथा श्रम का आकार आनुपातिक नहीं रहता है। जब स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का दबाव पड़ता है तो यह तालमेल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब एक उत्पादक अपना श्रम n बिंदु के बाद भी बढ़ाता है या अपने श्रम में वृद्धि करता है तब कुल उत्पादन वक्र ई बिंदु के नीचे गिरने लगता है। जैसा रेखा चित्र में आप देख ही रहे हैं, श्रम में वृद्धि ई बिंदु के बाद करने पर सीमांत उत्पादन वक्र के ऋणात्मक होने के कारण कुल उत्पादन वक्र ई बिंदु के नीचे गिरने लगता है। अतः यह जो स्थिति है वो ऋणात्मक प्रतिफल की स्थिति है। अर्थात इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जैसे जैसे हम उत्पादन के अंतर्गत संसाधनों को बढ़ाएंगे, परिवर्तनशील संसाधनों में वृद्धि करेंगे, तो एक सीमा के बाद ये स्थिति हो जाती है कि स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का दबाव बढ़ जाता है, यानी कि परिवर्तनशील साधन स्थिर साधनों की तुलना में अधिक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है और वह शून्य से भी नीचे हो जाती है, जो ऋणात्मक प्रतिफल की स्थिति कहलाती है। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। उपरोक्त रेखा चित्र में 0 x अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ दर्शाई गई है और 0 y अक्ष पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को दर्शाया गया है। जब प्रथम स्थिति की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम श्रम की मात्रा 0 से m तक बढ़ाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारा कुल उत्पादन बढ़ता हुआ s बिंदु तक पहुंचता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता हुआ होता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। इस स्थिति में चित्र के अनुसार सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र के ठीक ऊपर स्थित है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादन में परिवर्तन औसत उत्पादन की तुलना में तीव्र हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। जब दूसरी स्थिति में हम आते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन थोड़ी धीमी गति से बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को प्रतिच्छेद करता है। अर्थात यहाँ पर औसत उत्पादन अधिकतम कहलाता है, अर्थात सीमांत और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो ई बिंदु तक उत्पादन बढ़ता है लेकिन वो धीमी गति से बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। ई बिंदु पर आते ही कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है लेकिन सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन गिरता हुआ होता है। ई बिंदु पर जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, इसके बाद भी यदि एक उत्पादक अपने उत्पादन के परिवर्तनशील संसाधनों को बढ़ाता है तो कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है। अब उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है और जब ई बिंदु पर उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, जिसे एन बिंदु द्वारा दर्शाया गया है और औसत उत्पादन गिरता हुआ ही दर्शाया जाता है। और जैसे ही परिवर्तनशील संसाधनों की मात्रा बढ़ती है कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादन शून्य से भी नीचे आ जाता है, अर्थात यह एन बिंदु से भी नीचे आकर ऋणात्मक हो जाता है और औसत उत्पादन ऋणात्मक नहीं होता है, केवल घटता हुआ अर्थात गिरता हुआ ही दिखाया जाता है। इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपात के नियम को निम्न चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इन अभ्यास प्रश्नों का हल कर पाएंगे। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ अभ्यास पुस्तिका में लिखें और उन्हें याद अवश्य करें। धन्यवाद।